ओके, आज उसी के बारे में आगे देखते हैं। केबल्स हमने पढ़ ली थी, VIR केबल पढ़ ली थी, CTS पढ़ ली थी और PVC पढ़ ली थी। पता CTS की फुल फॉर्म क्या है? केव टायर सिथेड। चलो, इसका अन्य नाम है TRS, उसकी फुल फॉर्म बता दे। दोनों ही सवाल पूछे हुए हैं, दोनों ही सवाल पूछे हुए हैं, इन फुल फॉर्म में पूछी हुई है। बता। टप रबर सिथेड और एक था PVC नाम। तू बता PVC फुल फॉर्म। बिल्कुल सही बात है। PVC क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हमारे पास होती है PVC। फिर हमने चालक और कोर उन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हमारे पास भाग है। अच्छा, एक केबल बच गई क्या? एक ही बची हुई केबल, वेदर प्रूफ केबल है। वेदर प्रूफ का मतलब होता है कि ऐसी केबल जो इसका वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर नगण्य है, नहीं के ऊपर। और वेदर प्रूफ केबल यदि खुले भाग पर कहीं केबलिंग करनी हो तो वेदर प्रूफ केबल लगानी पड़ती है। वेदर प्रूफ केबल का प्रयोग हम कोई अस्थायी वायरिंग करते हैं और कहीं ओपन भाग में ले जाते हैं तो भी करनी चाहिए। जो घर के बरामदे या उसके घर के बाहर की तरफ या ऊपर छत की तरफ जितने भी आप स्विच या लैंप लगाते हो वो भी कैसे होना चाहिए? वेदर प्रूफ होना चाहिए। तो वेदर प्रूफ का मतलब है वातावरण के प्रभाव से क्या रहना चाहिए? मुक्त रहना चाहिए। जो वातावरण के प्रभाव से मुक्त है उसे हम क्या कहते हैं? वेदर प्रूफ। इसका उपयोग वायरिंग में खुले स्थानों पर किया जाता है। जो ओपन भाग है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। वायरिंग में खुले स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसमें बिटुमिन पदार्थ के स्थान पर वातावरण परिवर्तनों को सह सकने वाला पदार्थ का लेप कर सकते हैं, जिससे वातावरण के प्रभाव से ये अप्रभावित रहे। अब ये थोड़ा सा आराम से समझना है। करंट कैरिंग कंडक्टर कि आपके पास जो अंदर चालक है, चालक का कार्य क्या होता है भाई? धारा का प्रवाह कराना। चालक का कार्य क्या है? धारा का प्रवाह कराना है। तो जो धारा का प्रवाह कराने की क्षमता ली जाती है कितने डिग्री पर ली जाती है? 40। अब इससे ज्यादा ताप बढ़ेगा तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी भाई? घट जाएगी। इससे ज्यादा ताप बढ़ने पर इसकी क्षमता कंडक्टर क्या हो जाती है? घट जाती है। कंडक्टर की क्षमता होती है, इससे ज्यादा ताप बढ़ने पर कंडक्टर की क्षमता घट जाती है। तो हमारे पास विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जो सामान्य ताप यानी 40 डिग्री पर किसी तार में से सुरक्षित रूप से प्रवाहित, तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा की वहन क्षमता या करंट कैरिंग कैपेसिटी। के कंडक्टर के द्वारा कितना करंट ले जाया जा सकता है। और यदि तापमान ज्यादा बढ़ गए 50 डिग्री 60 डिग्री तो धारा क्या ले जाएगा? कम। धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर करेगी? एक तार का विशेष प्रतिरोध। इसका मतलब हो गया कि कॉपर है तो अलग होगा और एल्यूमिनियम है तो अलग होगा। एक होगा तार की मोटाई यानी कि उसका व्यास क्या होगा। एक है स्टैंडर्ड की संख्या, इनकी संख्याएं कितनी होगी। और तार के चारों ओर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने पर धारा क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। और इन कारकों पर हमारे पास धारा वहन क्षमता निर्भर करती है, क्योंकि ऊपर इंसुलेशन लगाते हो वो तो वोल्टेज होता है और अंदर वाला कंडक्टर क्या ले जाता है? करंट। और करंट ले जाता है तो जब लगातार करंट ले जाएगा तो गर्म होगा। 40 डिग्री तक है जो अधिकतम धारा बताएगा। 40 डिग्री के बाद में इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो वह हमारे पास अधिकतम सुरक्षित मान जो 40 डिग्री सेल्सियस पर धारा को वहन कर सकता है या कैरी कर सकता है उसे हम कहते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है। अगला हमारे पास होता है एक फ्यूजिंग धारा है, एक केबल में वोल्टेज ड्रॉप है। फ्यूजिंग धारा का मतलब होता है जैसे आपने एक लगाया फ्यूज लगाया 6 एम्पियर रेटिंग का, तो उससे आप क्या उम्मीद करते हो कि जैसे भाई 6 एम्पियर से ज्यादा धारा आए तू टूट के पिघल के खुल जाना। तू 7 एम्पियर 8 एम्पियर आने मत देना। 6 एम्पियर आएगा तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 एम्पियर से ज्यादा धारा आए तो क्या होता है? पिघल के टूट जाना, यही होती है। और यदि मान लो 12 एम्पियर के लगाए तो इसका मतलब 12 एम्पियर तक तो सही से आएगा, 12 एम्पियर के बाद में पिघल के टूट जाएगा। ठीक है, यही होता है कि नहीं होता? जैसे मान लो आपके पास जो लोड है उस लोड के अनुसार धारा आपके पास 5 एम्पियर आनी अनिवार्य है।
तो बताओ फ्यूज क्या लगाओगे? 5 एम्पियर लगाओगे, 5 एम्पियर से कम का लगाओगे, ज्यादा का लगाओगे? 5 से थोड़ा ज्यादा लगाओगे। 5 तो आपको धारा चाहिए, 5 से कम का फ्यूज लगोगे तो फ्यूज तो पहले ही टूट जाएगा, 5 तो धारा आने नहीं देगा। बराबर 5 का लगोगे तो भी खतरा है। तो जितना आता है उसका 1.23 मल्टीपल में लेना चाहिए। 5 है तो 5 का 1.23 गुणा, ये होता है फ्यूजिंग फैक्टर के रूप में काम में लिया जाएगा। तो हमारे पास जितनी ही धारा की चाहिए होता है उसकी तुलना में फ्यूज रेटिंग मान थोड़ा सा अधिक। किसी तार के लिए फ्यूज विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर तार पिघलकर टूट जाता है क्या कहलाता है भाई? फ्यूजिंग धारा। तार की मोटाई जितनी अधिक होगी फ्यूजिंग धारा का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि तार की मोटाई अधिक हुई तो प्रतिरोध क्या हुआ? कम, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा क्या होगी? ज्यादा। और यदि मान लो हमारे पास मोटाई कम हो गई, पतला तार ले लिया आपने, यानी कि मोटाई क्या ले ली? कम, तो प्रतिरोध हमारे पास क्या होगा? ज्यादा, तो धारा हमारे पास क्या होगा? कम। फ्यूजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? कम। पतला तार काम में लोगे तो हमारे पास फ्यूजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? कम, और मोटा तार में फ्यूजिंग धारा क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है। एक होता है केबल में वोल्टेज ड्रॉप। हाँ, ये एक ध्यान रखें, सभी प्रकार की केबल में वोल्टेज ड्रॉप होता है। हाई पारेषण लाइन होती है उसमें भी ड्रॉप होता है, निम्न और मध्य में भी पारेषण में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रॉप होता है। उच्च वोल्टेज वाली जो केबलें होती है उसमें ड्रॉप होता है 9% से लेके 12%। लोअर साइड में 9%, हायर साइड में क्या होता है? 12%। ठीक है। और जो निम्न और मध्यम वाली होती है उसमें प्लस माइनस होता है 6%। लेकिन जो खंबे से तार आप अपने घर में ले जाते हो परिसर में, वहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 3%। ऐसा नहीं है, यदि मान लो आपको खंबा कहीं दूर है और आप तार लेके आ रहे हो और आपके वोल्टेज ड्रॉप 4% 5% हो रहा है, तो आप विद्युत विभाग को कहोगे कि एक खंबा लगाओ आगे, और मेरे पूरा वोल्टेज नहीं आ रहा है। वोल्टेज कितना एलो है? 3%। जैसे अपने घर पे विद्युत मापक यंत्र होता है ना, वो भी हमारे पास एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता है, शायद तक आजकल उसकी त्रुटि घटाते घटाते प्लस माइनस 1% ले आए, एग्जैक्ट तो अभी भी नहीं दे रहा है। आपके 100 यूनिट आई तो जरूरी नहीं है 100 खपत की आपने, 99 भी हो सकती है, 101 भी हो सकती है। पहले ये प्लस माइनस 3% था, अब ये प्लस माइनस कितना परसेंट है? 1। ठीक है। तो इसी हिसाब से वो कह रहा है जो वोल्टेज आ रहा है ना 230, तो हम चाहते हैं कि 230 आए, और कम से कम यदि त्रुटि आ भी जाए तो प्लस माइनस कितना परसेंट है? 3। 230 का 3% कितना होता है? लगभग 7 वोल्ट के आसपास। हाँ 7 होता है ना। ऐसे क्यों, मेरी बात ही काटनी है तुझे, बता परसेंटेज निकाल तू, 230 का 3% निकाल, तो कितना हुआ? 6.9। फिर गड़बड़ निकाला तूने, तो लगभग 7 वोल्टेज डाउन आए तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 230 वोल्ट होते हैं तो अपने को जो रेंज बताई जाती है, हम कहते हैं अधिकतम वोल्टेज कितना सहन कर सकता है? 250 वोल्ट। अपने घर पे जो सप्लाई आती है तो अधिकतम सहन करने वाला कितने होती है? 250। सॉकेट की रेटिंग कितनी होती है? 240 ही होती है। बाकी अपने पास जितना भी उपकरण होते हैं वो कितने वोल्ट को सहन कर सकते हैं? 250 वोल्ट, अधिकतम क्षमता वहां तक होती है। तो अपने पास क्या कह रहा है? उपभोक्ता को सप्लाई आरंभ होने के बाद उपभोक्ता परिसर के भीतर किसी अन्य पॉइंट के बीच वोल्टेज ड्रॉप 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है जहां से सप्लाई आ रही वहां से वहां तक उसका 3% से ज्यादा ड्रॉप हो रहा है तो उचित नहीं है। ड्रॉप 3% से कम होना चाहिए। 3% से ज्यादा ड्रॉप हो रहा है तो वो आपको कहेगा मोटा तार काम में लीजिए ताकि प्रतिरोध कम हो और ड्रॉप क्या रहे? कम रहे। भाई बिजली वाला खंबा आगे लेके आ रहे तो वो भी क्या कर रहे हैं? मोटा तार ही तो ला रहे हैं। वो भी तो लाएंगे तो सप्लाई तार से लाएंगे, आगे ही लाएंगे, एक खंबा और जोड़ दिया, लाएंगे तो तार से सप्लाई। हम यदि पतला तार काम में लेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा, ड्रॉप क्या आएगा? ज्यादा। मोटा तार काम लोगे प्रतिरोध क्या होगा? कम, ड्रॉप क्या होगा? कम। ये तरीका है। अगला हमारे पास है SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। ये आप ध्यान से देखो, हमारे पास तार का मापन 2 प्रकार से किया जाता है, एक SWG से और दूसरा किससे होता है? माइक्रोमीटर से। एक होता है SWG से और दूसरा किससे होता है भाई? माइक्रोमीटर से। ठीक है। अब SWG हमारे पास कितने से कितने तक होता है भाई? 0 से
0 से 36 SWG होता है, 0 से 36। जीरो वाले का माप कितना होता है? सबसे ज्यादा तो होता ही है 8.23 mm। 36 वाले का माप कितना होता है? कल ही बताया था 0.193 mm। अब इसमें मुझे कहना कि 5-6 बार सवाल पूछे हुए हैं मान देके, और आज सुबह मैंने RRB जेई का भी सवाल कराया था, उनको भी इतना ही सवाल पूछा था 2 SWG तार का मान क्या है, 2 SWG तार का मान क्या है, तो लिख लिया। अब हमारे पास इससे यह पता चला है कि जैसे जैसे SWG का मान आप बढ़ाओगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, व्यास क्या होगा, व्यास होगा कम। तो बड़ा से बड़ा जीरो ही होता है क्या? ऐसा नहीं है। यदि जीरो से बड़ा भी बढ़ाना है ना तो कितना होता है भाई, डबल जीरो। उससे बड़ा कितना होता है, ट्रिपल जीरो। उससे कितना बड़ा होता है, 4 जीरो। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2/0, 3/0, 4/0 से लेके कहां तक होता है, 7/0 तक। भाई मोटा तार बनाना पड़ जाए तो ये होता है। और 36 के बाद 37, 38 से लेके 50 SWG तक काम होता है। लेकिन इस सांचे के द्वारा 0 से 36 ही होता है। ये सांचा 0 से 36 तक ही मापता और नहीं मापता है। इसके अलावा 00, 000, 40 ना किसके द्वारा मापा जाएगा, माइक्रोमीटर के द्वारा होते हैं माप। ये एक देखो 0 SWG का तो मान कितना है भाई, आप बताओ, 8.23 है। मैं थोड़े से तो मान लिख देता हूं। 2 SWG का मतलब 1 SWG का मान कितना है, 7.64 mm। और 2 SWG का मान 7.01 mm। कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला होता तो मैं डायरेक्ट खुद ही बता देता ना, याद ही करना पड़ता है, टेबल है, ठीक है। 3 SWG का मान 6.4 mm। और 4 SWG का मान 5.89 mm। 5 SWG का मान 5.38 mm। ऐसा करके अगले वाला है 4.9 के आसपास है। आप देखोगे तो लगभग शुरुआत में 0.6 का अंतर आया, और फिर आगे जाके 0.5 का अंतर आया, और आगे जाओगे तो अंतर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आपको याद रखने का तरीका है, ऊपर वाला 5 तक का मैं तरीका बता देता हूँ। 0.6 लगभग घटाते जाओ। आ रहा नहीं आ रहा, लगभग में है ना भाई, इतने में तो ऑप्शन दिख जाएगा। ये थोड़ी पूछेगा 7.64 है कि 7.63 है, ये तो पूछेगा नहीं। या तो ऑप्शन में देगा तो ये मान ही देगा। हर बार ऑप्शन में केवल ये मान ही दिया जाता है। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का ऑप्शन फिक्स होते हैं, आपके सवाल ही बदलता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 8.23 है, 0.6 घटा दो। अब इसके आगे 0.5 घटेंगे, फिर 0.4 घटेंगे, ऐसा ही मामला होता है। तो ये है मामला, ठीक है। 0.6 घटा, 8.23 में 0.6 घटा, समझा नहीं, माइनस नहीं आता तुम्हें। मैं इतना सिंपल तरीके से चीज बताई, मैं और कैसे बताऊं इसको। मैंने कहा भाई देखो ऐसे तो रटा जाता नहीं है, एक वैल्यू रट ली, उसके बाद क्या करो, 0.6 घटा दो। अब मुझे तो यहां तक याद है कि 5.38 होता है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर लगभग ऑप्शन दिख जाता है, ऑप्शन दिख जाता है आपको। ऑप्शन एकदम नजदीक नजदीक नहीं होता, ऑप्शन में वैल्यू देते हैं, कोई ना कोई SWG की ही देते हैं, इसलिए कोई तनाव नहीं ले उसके बारे में। तो ये मान है। आप देखो 0 SWG क्या है, बड़ा, एक थोड़ा सा क्या छोटा, 2 और छोटा, ऐसे करते करते ये 30, ये 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36। तो ये हमारे पास SWG है। अब देखो एक और सवाल, SWG का मान है ना, जो छोटा मान किस में मापा जाता है, mm या इंच में। इसका छोटा मापन किससे होता है, mm से, और यहां फिर आप क्या कह सकते हो, इंच। mm ऑप्शन में तो mm करना है, mm ऑप्शन में नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है, इंच। mm ऑप्शन नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है, इंच करना, ठीक है। अब देख लो ये 0 SWG है कितना है भाई, 8.23 mm, 0.324 इंच है, ये सबसे बड़ा है। 36 SWG क्या है, 0.0076 इंच या 0.193 mm, ये हमारे पास सबसे छोटा है, बड़ा कहां हो गया।
सबसे सबसे छोटा तार ये है। इसको परिकलित व्यास क्या होता है, इंच का mm होता है। वायर गेज 0 से 36 के आकार में होता है। जितना बड़ा गेज होगा वायर का व्यास क्या होगा भाई, छोटा। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल पूछा गया है, अमेरिकन वायर गेज AWG, AWG का SWG से कोई संबंध है नहीं है। AWG को हम किस में व्यक्त करते हैं, मिल्स में। मिल्स किसे कहते हैं, इंच का 1/1000वां भाग होता है। इंच का 1/1000वां भाग होता है, वो मिल्स होता है। तो इसको हम किस में व्यक्त करते हैं, मिल्स में। सवाल परीक्षा में पूछा है, उस परीक्षा का नाम है NVS 2022। NVS में पूछा था कि बताइए AWG का सबसे छोटा रूप है किस में व्यक्त करते हैं, तो आपके आंसर है मिल्स में। याद रह जाएगा, ये सवाल आया हुआ है। AWG का SWG से कोई संबंध है क्या, नहीं। AWG का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन वायर गेज। SWG का स्टैंडर्ड वायर गेज। मानक तार गेज कौन सा है, SWG। स्टैंडर्ड मतलब मानक हुआ ना, तो SWG है मानक तार गेज हो गया। अगला है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। माइक्रोमीटर में आपको जिसको भी मान मापना है उसको यहां स्थापित करोगे, फिर इसको आप क्या करोगे, घुमाओगे, लगातार घुमाओगे तो ये क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जितना तक घुमाते जाओ आगे बढ़ेगा, तो ये इसका मतलब माप क्या है, छोटा। तो ये माप हमारे पास इधर से शुरू होता है। जैसे ये हमारे पास है मान लो 0, और ये हमारे पास 0.5 है, ये है 1, ये 0.5 है, ये कितना 2, ये 0.5 है, ये कितना 3, ये 0.5, ऐसा होता है, इसकी स्केल होती है। ये स्केल हमारे पास मेन स्केल कहलाती है। मेन स्केल किस पर होती है, स्लीव पर। स्लीव पर कौन सी स्केल होती है, मेन। ठीक है। जो थिम्बल होता है ना इसके ऊपर जो घूमता है उसे हम क्या कहते हैं, थिम्बल। थिम्बल पर स्केल होती है, उससे स्केल रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइन स्केल। उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फाइन स्केल, जो थिम्बल के ऊपर होती है। जब इसको थिम्बल को लगातार घुमाते हैं तो हमारे पास जब चट चट की 2-3 बार आवाज आती है ना, तो रेचेट स्क्रू को रोक दिया जाता है, नहीं तो रेचेट स्क्रू को घुमा के इसको कसा जाता है। चट चट की आवाज आएगी तो इसको क्या कर दिया, रोक दिया कि हाँ भाई अब से ये एकदम फिट हो गया, अब इसका मान मापना है। अब बताओ इसका आकार कैसा होता है, पूछा जाएगा यू आकार। जो फिक्स भाग होता है उसको क्या कहते हैं, एनविलर। जो मूव होता है उस भाग को क्या कहते हैं, स्पेंडल। हमारे पास चट चट की आवाज किसको कसने से आएगा, रेचेट ब्रेक को। और यहां पर जब आपने कस दिया फिर इसको यहां क्या कर दिया जाता है, लोक। लोक रिवर है जिसे क्या कर दिया जाता है, लोक कर दिया जाता है। ये हमारे पास माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर होता है जिसे हम कहते हैं अति सूक्ष्म मापी यंत्र है। अति सूक्ष्म मापी यंत्र है। ठीक है, हमारे पास क्या है, अति सूक्ष्म मापी यंत्र है। अब इसके अंदर यह है, एक होता है इसका अल्पतमांक। क्या मान होता है, अल्पतमांक को इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट काउंट। यानी कि किसी भी मापक यंत्र के द्वारा मापा गया छोटा से छोटा मान, उसे क्या कहते हैं, अल्पतमांक। बताओ कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर कह दो, नहीं 0.01 mm कह दो, या 0.001 सेंटीमीटर कह दो, बराबर है ना भाई। 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है ना, सही है। 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है ना, या 10 mm लिख दो, आ जाएगा 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। ये कहलाता अल्पतमांक। यानी माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाने वाला छोटा से छोटा माप क्या कहलाएगा, अल्पतमांक। कितना होता है, 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। इसके अंदर भाग कौन से होता है, एक तो फ्रेम होता है, लोक लीवर होता है, स्लीव होता है जिसके ऊपर मेन स्केल होती है, थिम्बल होता है जिसके ऊपर फाइन स्केल होती है, रेचेट स्क्रू होता है जो उसको कसा जाता है, एनविल होता है जो फिक्स भाग होता है, स्पिंडल होता है जो आगे सरकता है। ये हमारे पास इसके अंदर भाग है। अब होता है इसकी रीडिंग कैसे ली जाएगी। ये आपके पास एक भाग दिखाया गया है कि इसकी रीडिंग लेके दिखाओ। तो ये जो आपके पास बैरल है, यहाँ स्लीव और बैरल एक ही होता है। जो स्लीव होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, बैरल कहते हैं, और थिम्बल ये रेचेट कहलाता है। आपके पास देखो इसको स्केल 1 2 3 4 5 है 6, और कहां तक पहुंचा भाई, 7 तक। ठीक है,
जब 7 तक पहुंचा है तो आपको पहले लिखना है 7, ये तो सीधा सीधा है कि नहीं है। प्लस यदि 0.5 वाली लाइन होती तो 0.5 वाली लिखते, और नहीं होती तो नहीं लिखते। यहां 0.5 वाली लाइन आगे है थोड़ी, जैसे ये है 6 है, ये क्या है भाई 5, ये क्या 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये बराबर बीचों बीच है ना ये लाइन। ये कौन सी लाइन कहलाती है? 0.5 की। ये दिखती है तो 0.5 लिखना, नहीं दिखती है तो 0.5 नहीं लिखना, हटा दिया। प्लस अब यहां मान कितना, देखो ये है 15 यहां पर, तो ये कितना होगा 16, 17, 18, 19, 20, लिखा हुआ 20, तो ये कितना हो गया 16 है कि नहीं है। और 16 को गुणा किससे करोगे भाई? 0.0 कितना था अल्पतमांक? 0.001 mm, mm में लिखना रहा, mm बताओ। mm है, हाँ ओके ओके ओके, सही सही सही, 0.01 mm है। अब इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई? 7 तो हो गई, प्लस हमारे पास क्या हो गई 0.16, कुल मिला के मान कितना आया? 7.16 mm मान आया, 7.16 mm। ऐसे ली जाती रीडिंग। ये जो 7 है ना वो भी किसमें है? mm है। इसके आगे 0.5 दिखता तो 0.5 लगाते, नहीं दिखता तो आप नहीं लगाते, ये मामला है। तो माइक्रोमीटर में हमारे पास ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? पेच और नट, घुमाओगे तो चट की आवाज आएगी, उसी के सिद्धांत पर। एक घूर्णन के बीच स्पिंडल का अनुदैर्ध्य संचालन पेच की पिच के बराबर होता है। स्पिंडल का पिच उसके अंशों की दूरी के संचालन में जो बेरल और थिम्बल पर परिशुद्धता से मापा जाता है। माइक्रोमीटर की परिशुद्धता कितनी होती है? 0.01 mm। सामान्यतः वायर में तार का साइज पढ़ने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। अब ये रीडिंग पढ़ने का तरीका इसने बताया जो मैंने आपको पहले बता दिया था। जैसे ये कह रहा है बेरल के इसकी स्केल पर कितना दिख रहा है? 3, अभी अपना कितना दिखा था? 7। 0.5 mm दिखाई देता है तो लेना है, नहीं दिखाई देता तो क्या नहीं लेना है? नहीं लेना, यही मामला है। उसके बाद में जो थिम्बल की रीडिंग होगी उसको किससे गुणा करना है? 0.01 mm से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यही होता है ना भाई। जैसे बताओ मान कितना है? ये सवाल रामबाण बुक में पढ़ा है एज इट इज। तो आप कहेंगे भाई 2 तो दिख ही रहा है, 0.5 दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा, ले लो। और आगे इस पर रीडिंग कितनी है? 38। 38 को गुणा किससे करोगे? 0.01 से, तो 2 प्लस 0.5 प्लस 0.38 बराबर 2.88। ये होते, ये रामबाण बुक में सवाल पड़ा है, और ये एज इट इज परीक्षा में सवाल पूछा है। 2.88 उत्तर था। तो आपको रीडिंग लेनी आ गई, बाकी थ्योरी पढ़ने में कुछ नहीं दिखेगा, लास्ट में लेनी यही रीडिंग है। अगला हमारे पास है केबल का चयन। 0.5 का लोचा समझ में नहीं आया। लोचा कहां? जब 0.5 इसमें दिखा है तो 0.5 लेना है, और इससे पहले वाले में 0.5 नहीं दिखा है। दिखा है कि अगले में 0.5 नहीं दिखा तो नहीं लेना है। वो आपको लालू प्रसाद यादव वाली बात करनी है। ममता बनर्जी का ना, रेल मांगा गया है, नहीं मांगा गया तो नहीं मिलेगा, वो बड़ा मामला है। जो 0.5 दिख रहा है तो 0.5 लेना है, और नहीं दिख रहा है तो नहीं लेना है, बस सिंपल मामला है। अगला भाई, केबल का चयन करना। केबल का चयन, अब आपको एक इलेक्ट्रीशियन के हिसाब से तो आप ठीक है, आप मार्केट से केबल खरीदना जाना चाहते हैं, तो केबल का चयन करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कि आप ऐसा है कि आप केबल दो तो वो पूछेगा केबल आपको, तो अब हम सिंपल ही जाते हैं कि कहाँ काम में लोगे, कि बाथरूम में फिटिंग चाहिए तो ये ले जाओ फिर, है ना। जबकि ऐसा नहीं है, आपको ऐसे पूछना भाई पड़ेगा ना कि आपको केबल चाहिए तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। पहले आप देखेंगे धातु की किस्म, कि एल्यूमिनियम वाला है कि कॉपर वाला है,
फर्क पड़ेगा, इसलिए इसको लेना पड़ेगा। दूसरी है कि उसके ऊपर कुचल कौन सा है, आपके वल्केनाइज इंडियन रबर है, लेड सितेड है, कि आपके पास पीवीसी है, और कौन सा है, तो इसमें से आपको चयन करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा है केबल जहां स्थापन करोगे कहां करोगे, जैसे कंड्यूट पाइप में लगाओगे, कि खुले वायरिंग में लगाओगे, कि केसिंग कैपिंग के अंदर लगाओगे, तो या बेटन वायरिंग में लगाओगे, या रेस वायरिंग में लगाओगे, कहां लगाओगे, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा केबल की स्थापना की विधि कौन सी है। क्योंकि जैसे मान लो तार लेते हैं औद्योगिक में लेते हैं, तो औद्योगिक में कहते हैं अंडरग्राउंड वायरिंग, मतलब कंसील्ड कंड्यूट करनी नहीं चाहिए, अंडर वाली वायरिंग नहीं करनी चाहिए, छुपी हुई वायरिंग औद्योगिक में करनी चाहिए क्या, नहीं, उद्योगों में मना होती है। उद्योगों में सारी वायरिंग कहां करनी चाहिए, बाहर वाली, क्योंकि पाइप से करनी चाहिए, कंड्यूट पाइप की करनी चाहिए बाहर वाली। क्यों, कल को तुम 2 मशीन नहीं लेके आ गए और बीच में आपको सप्लाई चाहिए, तो उस छुपी हुई वायरिंग को कैसे काटोगे, इससे अच्छा आपकी क्या होनी चाहिए बाहर, फॉल्ट भी ढूंढने में क्या रहेगा, आसान, क्योंकि लोड भी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है कभी भी, तो इसलिए केबल स्थापना विधि भी देखी जाती है। परिपथ है, उसमें यह भी देखा जाता है कितना फेज की सप्लाई है, सिंगल फेज है या 3 फेज है, 3 फेज की सप्लाई के लिए किस हिसाब से तार चाहिए, सिंगल फेज के लिए कैसे चाहिए। जैसे आप ये भी पढ़ते हैं ना, उप परिपथ होता है, पावर वाले उप परिपथ होता है, तांबे का 2.5 mm² का तार चाहिए, लाइट एंड फैन में कितना चाहिए, 1 mm²। तो इसका मतलब ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास परिपथ में फेजों की संख्या कितनी है। सुरक्षा साधन कौन से प्रकार के लगाए हुए, यानी कि आपके पास फ्यूज जोड़ा गया है, कि एमसीबी है, कि रिले है, सर्किट ब्रेकर है, क्या है। इसके अलावा वहां पर जहां पर आप तार काम में लेंगे वहां का तापमान कितना है, क्योंकि ज्यादा तापमान है तो पीवीसी काम में नहीं ले सकते, रासायनिक प्रयोगशाला है तो कौन सी काम ले लोगे, लेड सितेड, तो ये भी देखना पड़ेगा वहां का वातावरण कौन सा है, तापमान क्या है, और अंदर केबल में कोर की संख्या में कितनी चाहिए, इस आधार पर आपका चयन किया जाता है। चयन करने के सारे कारक होते हैं। हम मुख्य रूप से धातु की किस्म तो हम देखते हैं एल्यूमिनियम वाला है या कॉपर वाला है, ये करंट को कैरिंग करने वाला ये कार्य करता है। दूसरा होता है कि हमारे पास कुचालक कौन सा है, जो ये बताता है कि किस स्थान पर कौन सा कुचालक काम में लेना चाहिए। फिर केबल की स्थापना की विधि कौन सी है, कंड्यूट होती है, कि पीवीसी है, कि बेटन वायरिंग है, कि क्लिट वायरिंग है, क्लिट मतलब खुली वायरिंग है, ऐसी वायरिंग, फेज कितने हैं, चारों ओर का तापमान कितना है, धातु की किस्म कौन सी है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। काट दिया है? अगला भाई, ये जो सामने सवाल दिख रहा है ये हर बार परीक्षा में सवाल पूछा हुआ है, और ये सवाल केवल हम यही नहीं पढ़ेंगे, जब हम आईई रूल पढ़ेंगे तो नियमों में ये वापस आएगा। ठीक है, हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं ना केबलों के लिए, तो केबल को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। जो निम्न वोल्टेज ग्रेड की केबल है वो 0 से 250 वोल्ट तक के लिए, मध्यम वोल्टेज ग्रेड की है 250 से 650, और उच्च वोल्टेज ग्रेड की है 650 से 33,000, और जो हमारे पास अति उच्च वोल्टेज की है वो 33,000 वोल्ट से अधिक है। और आपको सवाल यही पूछा जाएगा, बताइए निम्न वोल्टेज ग्रेड की केबल कितने वोल्ट तक आती है, तो 250, मध्यम वाली कहां तक आती है 650, उच्च वोल्टेज वाली 33,000, और अति उच्च वोल्टेज ग्रेड की केबल क्या आती है 33,000 से अधिक। 33,000 से ज्यादा होती है उसमें नंगे तार होते हैं, यानी कि उसके ऊपर इंसुलेशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इंसुलेशन लगाओगे तो भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसमें इंसुलेशन तभी लगाना चाहिए जब उसको भूमिगत केबल बनानी हो। भूमिगत केबल आजकल 132 केवी तक काम में लेने लगे, पहले 66 थी, अब 132 तक काम में लेने लगी। और ये जो 650 से 33 केवी तक है ये वोल्टेज ग्रेड के आर्मर्ड केबल के रूप में, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रकार के नंगे तार, जैसे गांव में आता है ना 11 केवी का, वो आवरण युक्त आवरण मुक्त तार होता, आवरण होता ही नहीं है, तो वो भी हो सकते हैं। और कुछ गांवों के अंदर आपको केबल हैं जिसमें इंसुलेशन उन्होंने गवर्नमेंट ने लगाया था शुरू में एक बार। आपका ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर से गलियों में जो कनेक्शन जाता है, आज से 10-15 साल पहले लगाया था गांवों में, सबसे पहले गांव में लगाया, शहरों में बाद में लगाया था। केबलों के केबल है ना उसके ऊपर क्या था, इंसुलेशन था। इंसुलेशन क्यों लगाए, कि तारों में चोरी बहुत हो रही है, इसीलिए लगाए ना, गांव में ये तार डाल देते सीधा तो सप्लाई आ जाती है।
तो चोरी बहुत हो रही है, इसलिए उन्होंने लगाया था। जब उन्होंने लगाया तो लोगों ने कहा कि उधर जितनी देर तार जोड़ना उतना काट दो। ये किया ना, कईयों ने लगाई उसमें कील, कि कोई दिक्कत नहीं, बट कील लगा देते हैं, टांगने में आसानी रहेगी। और उसी समय लगे, फिर उसको खींचा गया है। तो गवर्नमेंट का वो प्लान फेल हो गया था, एक्चुअल में सक्सेस हुआ नहीं था। बाकी उसका उद्देश्य यही था कि इंसुलेशन लगने से गांव में तारों में जो सबसे ज्यादा चोरी होती है वो रुक जाएगी। उसकी क्या गलती है, वो तो वो ठेका ठेका देते हैं, वो तो वैसे ठेका वाले से करवा लेते हैं वो तो। ऐसे नहीं देते हैं तो गांव में अपन जानते हैं, वो बहुत होशियार होते हैं, वो कहते हैं ऐसा करो, एक काम करो, वहां मैं जियो डाउन करता हूँ खुद ही, ट्रांसफॉर्मर के पास ही डाउन कर देते हैं, दो जने बैठ जाते हैं, फिर वो कर लेते हैं तार को, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। आजकल गांव साधन संपन्न है, तो उनको तार जोड़ना जैसे भी ऊपर कर सकते हैं वो, उनको कोई ऐसी चिंता नहीं है। गांव में साधन संपन्न, गांव में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताओ, कोई भी छोटा सा जैसे न्यू ईयर है तो गांव में डीजे बजेंगे सारे ही। जितने डीजे हैं सब गांव में बजेंगे, नहीं है? गांव में साधन संपन्न बहुत है, तो इसीलिए वो नेता आते हैं, वो जेसीबी से माला बरसाते हैं, वो पड़ी है जेसीबी बहुत सारी, है कि नहीं है? तो अब वो वाला मामला नहीं रहा पहले वाला। अब है जोड़। जोड़ को देखो कि थोड़ा सा ध्यान देना है, अलग अलग प्रकार के जोड़ हैं, उनका नाम से आपको याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। पहला जोड़ है हमारे पास एंठा जोड़, जिधर से तार आया उधर ही गया, तो पीछे एक पूंछ लटक रही नहीं लटक रही है, तो इसलिए इसको कहते हैं पिग टेल या रेट टेल। टेल का मतलब पूंछ, तो सुअर की पूंछ या हाँ चूहे की पूंछ, तो इसलिए इसका नाम क्या, पिग टेल या रेट टेल। भाई जिधर से तार है उधर ही तार गया, तो पीछे एक पूंछ ही लटक रही है, केवल यहाँ पर क्या जुड़ा। बताओ, इस जो साइड में एक पूंछ, मैंने तार जोड़ा, इधर तार आया जोड़ा, फिर दूसरा तार उधर ही चला गया, अब इस जोड़ पर कोई तनाव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो इधर तनाव नहीं आएगा। तो इसका उपयोग उन स्थितियों में होता है जहां पर चालक पर कोई यांत्रिक प्रतिबल नहीं होता। तो कहां लगाओगे? संधि बॉक्स, जंक्शन बॉक्स होता है ना बीच में, तो वहां पर लगा दो, और यहाँ कंड्यूट के उपसाधन बॉक्स में लगा दो। वायरिंग करते हैं तो जंक्शन बॉक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, वहां लगा दिया जाता है। केबलों को एंड कर अंतिम सिरों को पुनः जोड़ की तरफ बढ़ा दिया जाता है। एंड कर और वापस किधर बढ़ा दिया जाता है? जोड़ की तरफ ही। तो ये हमारे पास विद्युत चालकता को कोई बदलाव नहीं करता, चालकता वैसी की वैसी बनी रहती है। याद रह जाएगा। स्क्यूड मतलब एंठा जोड़ कह दो, स्क्यूड कह दो, ट्विस्टेड जोड़ कह दो। दूसरे नाम क्या? पिग टेल या रे टेल। जिधर से तार आया उधर ही गया, यानी जॉइंट पर कोई तनाव नहीं है। तो कहां काम लेते हैं? जंक्शन बॉक्स में। जंक्शन बॉक्स के अंदर तार होता है तो उसमें तनाव नहीं आना चाहिए। तनाव नहीं आने के लिए हम तार को क्या बांध देते हैं? एक गांठ बांध के फिर कर देते हैं, ताकि उसके बीच वाले जंक्शन बॉक्स वाले में तनाव थोड़ी आने देते हैं। आपने कभी किसी ने वायरिंग का काम किया होगा तो उसमें तनाव नहीं आने देते हैं, तो क्या कर देते हैं? गांठ बांध देते हैं अंदर एक। अगला हमारे पास है सीधा जोड़, ठीक है ना। अब ये हमारे पास एक सिंपल जोड़ है, सीधा जोड़ है, जिसमें एक तार लिया, दूसरा तार लिया और इसको ऐसे मोड़ दिया। तो इस जोड़ में एक या दो बार एंटन के पश्चात तारों के अंतिम सिरों को विपरीत दिशाओं में लपेट दिया जाता है। इस जोड़ को कहते हैं मेरिट जोड़। अब मेरिट जोड़ मतलब शादीशुदा। इसका अर्थ यह है कि इसमें ना ये इधर, ये एक इधर से तार आया इधर गया, इसका मतलब हल्का फुल्का तो तनाव सहन कर लेगा, ज्यादा तनाव होगा तो दोनों क्या होंगे? अलग। तो ये हमारे पास मेरिट जोड़ है, ठीक है। तो आप भी बाद में शादी हो ध्यान रखना, तो हल्का फुल्का तनाव ही क्या होगा? सहन होगा, हाँ, ज्यादा तनाव सहन नहीं होता है। इसी जोड़ का नाम क्या दिया गया है? मेरिट जोड़, ठीक है। तो हमारे पास दोनों विपरीत दिशा में जोड़ है, और एक तार इधर गए तो दूसरा तार दूसरी दिशा में, तो इसमें यांत्रिक प्रतिबल हल्का लगेगा, ज्यादा यांत्रिक प्रतिबल ये सहन नहीं करता, हल्का यांत्रिक प्रतिबल ये सहन करता है। इस नाम का क्या है? मेरिट जॉइंट। और इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? सिंपल जॉइंट, ठीक है। जहां लाइन पर अधिक तनाव हो वहां पर इस जोड़ को नहीं लगाना चाहिए, कम तनाव की जगह ही काम में लिया जाता है। अगला है टी जॉइंट। टी को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, टी का मतलब सर्विस लाइन। पानी में टी का कब जोड़ोगे? जब सर्विस चाहिए। जब एक पाइपलाइन जा रही है, टी जोड़ोगे तो पानी इधर भी आ जाएगा। तार जा रहा है, एक तार इधर लगोगे तो क्या हो जाएगा? सर्विस लाइन है ना। तो टी जॉइंट का मतलब है सर्विस के लिए।
अब इसमें क्या होगा कि तार जोड़ा, इस तार को एक तो इधर मरोड़ दिया कुछ और कुछ मरोड़ इधर लगा दिया, और ये हमारे पास सर्विस के लिए काम में लिया गया। मुख्य लाइन से नई लाइन जुड़ जाती है और कहां तक काम में लिया जाता है, 11 केवी तक। इस जोड़ है तो केबल का सिर्फ इंसुलेशन ही हटाया जाता है, जहां जोड़े वाने और जाने वाले केबल के चालकों को मुख्य चालक के साथ दोनों ओर लपेट दिया जाता है। आपने एक तार लिया, इतना इंसुलेशन हटाया, दोनों ओर लपेट दिया, और फिर आपने वापस इसके इंसुलेशन लगाओ तो बांध दो रबर वगैरह का, और इसे हम कहते हैं टी जॉइंट। टी जॉइंट का प्रयोग कहां करते हैं, सर्विस लाइन के लिए। मुख्य लाइन से जब कोई सर्विस लाइन निकालनी होती है तो कौन सा जॉइंट होता है, टी जॉइंट होता है। कहां तक कितना केवी तक प्रयोग करते हैं, 11 केवी, 11 केवी। ये जॉइंट है ना, दो में देखो फोटो, एक ब्रिटानिया जॉइंट है और एक ब्रिटानिया टी जॉइंट है। दो फोटो देखो, एक ये देख लिया, फोटो देख के पूछेगा कौन सा जोड़ है, और आपको क्या पूछेगा इसमें, अब बताओ इसमें क्या अंतर आया। इसका मतलब है कि ये दो अलग अलग तार है, ये एक तार तो ये है और दूसरा तार है ये, दो अलग अलग तार है। इन तारों को आपने क्या कर दिया, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है ना। अब जोड़ दिया तो ये हमारे पास फिर वापस थोड़ा सा लपेटा इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, ताकि दोनों क्या हो जाए, लॉक हो जाए। अब इसके ऊपर कितना भी उधर वाला उधर खींचे, इधर वाला इधर खींचे, इसके ऊपर कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये हमारे पास जो अपने लाइन आती है ना, पारेषण लाइन वाली ऊपर वाली लाइन, उसमें तार को जोड़ने के लिए कौन सा काम लेते हैं, ब्रिटानिया जॉइंट। या फिर ब्रिटानिया जॉइंट ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या लेंगे, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, हम आगे देखेंगे, ठीक, ये काम लेते हैं। तो इसका उपयोग सिरोपरी लाइन में किया जाता है, जहां पर पर्याप्त तनन बल आवश्यक हो वहां काम इसको लिया जाता है। इसका उपयोग आंतरिक व्यास बाह्य तार की स्थापना में किया जाता है, 4 mm अथवा अधिक व्यास के लिए एकल चालक में। अब देखो तार कितने हैं हमारे पास, दो, एक ये रहा और एक एरिया। तो इसका कार्य क्या है, लंबाई बढ़ाने के लिए, जोड़ का कार्य लंबाई बढ़ाने के लिए। कौन सी लाइन में, पारेषण लाइन में। और ये दो अलग अलग तार है। अब यहां पर लपेटा लगा दिया हमने आराम से, और अब देखो फिर इसको इधर एक लपेटा लगा दिया और एक लपेटा इधर लगा दिया, तो अब पूरा क्या हो गया, लॉक। नहीं तो उधर खिसकेगा, नहीं इधर खिसकेगा, कोई खिसकने की कंडीशन नहीं है। यदि आप लॉक नहीं लगाते तो पूरा एक साथ इधर खिसक सकता है, नहीं खिसक सकता है, दोनों तरफ लॉक लगा दिया, किधर भी नहीं खिसकेगा। तो इसे जॉइंट को कहते हैं ब्रिटानिया जॉइंट। अगला जो है वो ब्रिटानिया टी जॉइंट है। अब आप कहोगे एक तार जा रहा है सीधा सीधा ही, दूसरा तार है ना, ये है सर्विस वाला तार, ये सर्विस वाला तार है, इसलिए ये मुंह कहां है, नीचे की तरफ। आपको ऐसे लगेगा ना कि इसका एक तो एक का ऊपर की तरफ है, एक का नीचे की तरफ, अलग अलग तार है। तार की प्रकृति देखो, ये सीधा सीधा तार जा रहा है, सीधा सीधा तार से जो नई लाइन निकालोगे उसे आप कौन सा जॉइंट कहोगे भाई, टी जॉइंट। नई लाइन निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। अब ये जो टी जॉइंट है, ये आपने इसको ऐसे लपेट दिया, फिर दोनों तरफ क्या कर दिया, लॉक कर दिया। इस जोड़ का उपयोग सिरोपरी लाइन द्वारा सेवाएं रेखा को लंबवत विद्युत ऊर्जा की अंत्य निष्कासन के लिए काम में लिया जाता है। ध्यान रह जाएगा, शंकर रह जाएगा। उसी सेम ही तार का लिया जाता है टर्न, हाँ सेम ही मोटाई के तार का टर्न होता है। हाँ उसी तार, एक तार होता है ना 5, 6, 12 स्टैंडर्ड से बना होता है ना, उसी तार के कोर से बनाया जाता है। तू बहुत गहरा सोचता है, बेसिक नहीं सोचता तू। अगला है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। जब सिरोपरी लाइन में ब्रिटानिया जॉइंट ऑप्शन नहीं है तो उत्तर क्या होगा, इसमें क्या होता है, जॉइंट दिया, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ने के बाद यहां पर ऐसे लपेट दिया सीधा डायरेक्ट ही। ये लपेट दिया कि नहीं लपेट दिया, पहले तो इसको ऐसे लपेटा, फिर इसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब ये दोनों तरफ से ब्लेक कितना भी तनन होगा इसको सहन कर लेगा। सिरोपरी लाइन है, अधिक तनन दबाव वाला जोड़ है, इसमें दोनों तार एक दूसरे के ऊपर मजबूती से लपेट दिए जाते हैं, और इस जोड़ का उपयोग ऊपरी लाइन में तार की लंबाई के विस्तार के लिए किया जाता है, जहां पर कुछ सीमा तक तन्य दाब लगाया जाता है। और ज्यादा लगाने के लिए कौन सा जॉइंट काम अच्छा है, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा करोगे, वेस्टर्न यूनियन। और यदि मान लो सिरोपरी लाइन से सेवाएं रेखाएं बाहर निकालने तो कौन सा करोगे, ब्रिटानिया टी जॉइंट। और ब्रिटानिया टी जॉइंट नहीं देखो तो केवल क्या करोगे, टी जॉइंट, केवल क्या हो जाएगा, टी जॉइंट। यहां तक समझ आ गए। और बिना तनन बल वाला कौन सा जॉइंट है, एंटा जॉइंट
जो शुरुआत वाला था ट्विस्टेड है, और पिग टेल, रेड टेल। और हल्का फुल्का तनाव वाला कौन सा है? मेरिड जॉइंट, जिसे कहते हैं सिंपल जॉइंट। और ये है स्क्रैप जॉइंट। अब ये ना बड़ा सिंपल है, इसमें ना आप देखो एक ऐसा है, दूसरा ऐसा लगाया, फिर तार लपेट दिया। आप सोचो इन दोनों खिंचों के बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? इसका मतलब तनाव सहन करेगा क्या? नहीं। तो ये कहां होगा? जहां भूमि में दबा हुआ ना, वहां काम लिया जाएगा। कहां काम लिया जाएगा? भूमि में दबाव। क्यों? वहां ना किसी प्रकार खिंचाव नहीं आए। आप दे पढ़ लो इसमें। इसका उपयोग आंतरिक तार स्थापना में प्रयुक्त भूचालक में किया जाता है। आंतरिक स्थापना में, भूचालक में, जहां पर तनाव बल, क्योंकि तनाव बल लगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। और ये इस प्रकार के होते हैं, ये मोटे चालक होते हैं या पत्तियां होती है, उनको जोड़ने के लिए काम लिया गया। इस जोड़ का उपयोग बड़े एकल चालकों में किया जाता है, जहां उत्तम प्रदर्शन और दृढ़ता मुख्य होती है, मजबूती होनी चाहिए और बड़े चालक होते हैं। तो एक इस प्रकार एंगल बना दी जाती है, इन एंगलों को जोड़ने का काम लिया जाता है। इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? स्क्रैप। फोटो से समझ में आ गया होगा। इस जॉइंट पे तनाव लगेगा क्या? नहीं। तनाव लगेगा तो दोनों क्या निकल जाएंगे? बाहर। अगला है, ये देखो भाई, सरल निष्कासन जॉइंट। सीधी लाइन जा रही है, एक तार है जो हमने ऐसा लिया, एक तरह से टी जॉइंट ही है, और वो हमारे पास सरल निष्कासन है। टी जॉइंट में उन्होंने ये कहा था कि लाइन है जो आ रही है ना, ये दोनों तरफ लपेटा खाएगी, और एक तरफ खा रही है, तो उसने कहा सरल निष्कासन जॉइंट है। ठीक है। जोड़ व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है, शीघ्रता से बन जाता है, और जोड़ में जो अधिक विश्वसनीय भी होता है। अब हमारे पास है एरियल अंत्य निष्कासन। एरियल मतलब यहां पर गांठ बन रही है। जब हमारे पास अंतिम सिरे पर गांठ बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एरियल। तो एरियल अंत्य निष्कासन जोड़ उन तारों के लिए होता है जहां पर्याप्त गति होती है, इसलिए उसे सोल्डरिंग किए बिना रखा जाता है, और जोड़ केवल लघु धारा परिपथ में काम में लिया जाता है, और यहां थोड़ी मजबूती ज्यादा रखने के लिए क्या बनती है? गांठ। और ये सुनी नहीं है तो ये एरियल, ये सिंपल नहीं ना, इसमें ये टेढ़ा होता है, लघु धारा के लिए काम में लिया जाता है, मतलब होता है ये एरियल शेप में होता है। और ये होता है, ये तो प्रॉपर गांठ है पूरी, ये तो पूरी प्रॉपर गांठ है, जिसे गांठ युक्त अंत निष्कासन कहते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर गांठ है। अब हमारे पास ये दो प्रकार है, एक देखो डुप्लेक्स देखो, और एक देखो डबल टेप। दो नाम देख लिए, लास्ट है दो, डुप्लेक्स और डबल टेप। डबल टेप का डायग्राम देख लो, देख लिया। डुप्लेक्स का देख लो, देख लिया। अंतर क्या है? आप ध्यान रखना, आप अखबार पढ़ते हो तो अखबार में एड आता है जो विला, डुप्लेक्स विला है, ऐसे। एक होता है डबल स्टोरी। जब डबल स्टोरी का मतलब है एक मंजिल बनाई मकान, दूसरा मंजिल बनाया, दूसरे मंजिल की सीढ़ियां बाहर से हैं, यानी पहले मकान, नीचे वाले मकान को ऊपर वाले मकान से कोई संबंध है नहीं है, डबल स्टोरी है। वो ऊपर वाला क्या डायरेक्ट बाहर से अंदर जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? डबल स्टोरी। तो यहां पर आप देखोगे तो इसका इसके साथ कोई संबंध है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है ना, वो डबल स्टोरी है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? डबल टेप। लेकिन डुप्लेक्स उसे कहते हैं जिसमें सीढ़ियां मकान के अंदर से होता है, नीचे भी बना हुआ है, ऊपर भी बना हुआ है, लेकिन सीढ़ियां कहां हैं? मकान के अंदर से, उसे कहते हैं डुप्लेक्स। तो ये डुप्लेक्स हमारे पास है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या रख रहे हैं? संबंध। जो एक दूसरे के साथ संबंध रख रहे हैं वो हमारे पास डुप्लेक्स है। दोनों आपस में दो है लेकिन दोनों अलग अलग है, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? डबल। और दोनों संबंध रखेंगे वो क्या कहलाएंगे? डुप्लेक्स। नाम से पता चल जाएगा। थोड़ा सा तकलीफ आएगी, आप इतनी सारी गांठें आपने एक साथ देख लिए। तो पहला है पिग टेल, रेट टेल, जिसमें तनाव नहीं हो। स्क्रैप्ड जॉइंट में क्या होता है? जहां जमीन के अंदर वाला काम लेते हैं, जिस पर बिल्कुल भी तनाव नहीं हो, जो है ठोस चालक होता है ना, उसके ऊपर लपेटा जाता है। ब्रिटानिया जॉइंट और ब्रिटानिया टी जॉइंट अलग अलग है। ब्रिटानिया टी जॉइंट होता है जो नीचे की ओर मुड़ा हुआ ना, टी निकला हुआ है, और वो हमारे पास क्या होता है? पारेषण लाइन या वितरण लाइन में से सर्विस लाइन निकाल दी आपने, मुख्य लाइन में से। और ब्रिटानिया जॉइंट कहते हैं तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए। लंबाई बढ़ाने के लिए आप वेस्टर्न यूनियन जॉइंट भी काम में ले सकते हैं। कम तनाव के लिए मेरिड जॉइंट या सिंपल जॉइंट का प्रयोग भी किया जा सकता है। सिंपल में गांठ बनी हुई तो गांठ मुक्त जोड़ है, एरियल बनाओ तो एरियल जोड़ है, और नहीं बनाओ तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? सिंपल टी जॉइंट के रूप में हमारे पास काम में लिया जाता है। दोनों एक साथ चल रहा है तो डुप्लेक्स है, दोनों अलग अलग चल रहा है तो डबल क्रॉस है।
अब बताओ भाई कोई सवाल पूछना तो। ये हमारे पास सारे जॉइंट्स हैं, ये लक्ष्य तो अलग होते हैं, ये है जॉइंट। टफ अब कुछ नहीं है, पहली बार जरूर आप देख सकते हैं, इसमें टफ थोड़ी कोई, ये टफ नहीं है। टफ तो हमने आपको अभी बताया नहीं, अभी तो मॉड्यूल फर्स्ट में आपके बाकी है ऐसी थ्योरी और पॉलीफेज, बाकी है ना भाई। क्या हुआ है, क्या कह रहा है? क्या बोलना है? पता ही नहीं चला, छोड़ो जो। ओहो, खिला देंगे एक दिन 2 दिन बाद खिला देंगे, ऐसा कोई इतना जल्दबाजी थोड़ी है तेरे, तो फिर क्या देंगे, खिला देंगे, हमने कहा है तो खिला देंगे, ये चिंता मत करो। व्यस्तता ज्यादा है आज स्टाफ की, जैसे कभी स्टाफ कोई फ्री रहेगा एक दो तो मंगवा खिला देंगे, क्या दिक्कत है, अपना तभी बैच शुरू हुए हैं तो चलेंगे। हैं? हाँ प्रिंट दूंगा इसके मैं, ये कल चैप्टर पूरा होगा, कल इसका प्रिंट दे दूंगा मैं, ठीक है ना, कल चैप्टर पूरा होगा। ये जो इसका प्रिंट देता हूँ मैं यही देता हूँ, इसके बाद ऑफिस ऑफिस में कभी कुछ नहीं मिलता है, ये पुराने वालों से किसी से पूछ लेना, मेरी क्लास का जो मैटर होता है क्लास में होता है। आप कभी ऑफिस में जाके कहोगे मैं उस दिन नहीं आया, ऑफिस वालों को दो, ऑफिस वाले के हमारे पास नहीं है, तो आप कहोगे ऐसे कैसे नहीं दोगे, वो ऐसे ही नहीं है, उनके पास होता ही नहीं है, मेरे पास होता है, मेरे प्रिंट है, मैं आपको क्लास में दूंगा, सिंपल मामला है। ये अपनी क्लास का मामला तो बाहर क्यों जाएगा ऑफिस में, मैं आपको नहीं आपको दूंगा ना, लिखना विखना कुछ नहीं है, आपको केवल है। कल कल बांट देंगे, ऐसे कोई फिक्स तो डेट होती नहीं है, पर मैंने जो बोल रहे हैं वो बांटता तो हुई, 1-2 दिन ऊपर नीचे होता रहता है। आपको इसमें पढ़ने में तकलीफ नहीं आती है, उसी की मैं पीपीटी से पढ़ाता हूँ। अभी मैं ये पढ़ा लिखा था ना, कितना बोरिंग होता, आपका टाइम कितना वेस्ट होता, क्योंकि ये समझाने वाला तो खाली गाल भाग इतना ही है, कैलकुलेशन करवानी है नहीं, आगे मशीन है ना, वो एक एक चीज लिखवानी पड़ेगी आपको, मशीनों में एक एक चीज लिखवानी पड़ती है। ड्राइंग में वो किताब के अंदर लिखा हुआ वो सेम का सेम ही, ऐसा कुछ है नहीं। ड्राइंग में मैं इसका दे दूंगा, इसकी किताब खरीदने की मैंने कहा आवश्यकता है नहीं, ड्राइंग में तो वैसे भी आप किताब खरीदते हो बेसिक साइंस वाली, तो जिसमें सवाल अवाल सब कुछ होता है, उसके अंदर वही थ्योरी है, उसमें तो जरूरी नहीं है। इसमें आपको मैंने आपको कहा नहीं कि ब्रह्मास्त्र खरीदने कोई आवश्यकता नहीं है, आपको केवल नोट्स पढ़ लोगे बहुत है। रामबाण बुक तो तब लेनी है जिसको सवाल देखना है कि परीक्षा में कैसे आते हैं। आपके दिक्कत क्या है कि सबको ये पता नहीं ना टेक्निकल में सवाल पूछते कैसे हैं, इसलिए लेनी पड़ती है। यदि आपको ये पता हो कि सवाल कैसे पूछे जाए, फिर तो आपको रामबाण की जरूरत नहीं, नोट्स में से सवाल आ जाएंगे, सवाल तो सारे नोट्स में से पढ़ेंगे। लेकिन आपको क्या है कि टेक्निकल सवाल घुमा के पूछा जाता है, तो आपको ये पता करना होता है कि सवाल पूछते कैसे हैं, इसके लिए रामबाण जरूरी है। रामबाण का मेन मेथड तो वही है, हैं? ले लेना, नहीं ले तो ले लोगे, किधर जाओगे? एक सिंपल लाइन बोलूं मैं आपको, ध्यान से आप सुन लेना, रामबाण बुक है जितने भी एलपी के लिए तो हिसाब की आवश्यकता है, जिन्होंने पहले पढ़ी है और टेक्निकल पढ़ी है उसको इतनी आवश्यकता नहीं, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको जरूरी हो जाता है। टेक्निकल हेल्पर, एमपी लाइनमैन, ऐसे एग्जाम होते हैं ना, उनमें रामबाण लेना उनकी अनिवार्यता है, बिना रामबाण सफलता है ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलता परीक्षा में सवाल कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछते हैं। रामबाण जब तक नहीं आई थी तब तक जितने भी एग्जाम देने जाते बाहर आके ऐसे कहते थे आ तो रहा था लेकिन सवाल घूम के घुमा के पूछा था। रामबाण आने के बाद में ऐसा कोई नहीं कहता सवाल घुमा के पूछा था, क्योंकि वो सारे सवाल तो पहले से पढ़े हैं। और मैंने रामबाण निकाली ना,
उस समय मैंने पहली किताब निकाली, उससे पहले ऑब्जेक्टिव की किताब थी ही नहीं जिसमें प्रीवियस ईयर वाले सवाल हैं। ये भी गारंटी के साथ बात है, इसलिए मैंने रामायण निकाली थी। तो मैंने निकाली थी, लॉकडाउन था, 6 महीने 4 महीने का टाइम पड़ा था मेरे पास, आराम से लिख लिख के निकाली। मेरे पास ऑप्शन था, इसको मैं छोटा कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप देखोगे तो टेक्निकल हेल्पर की कट ऑफ गई थी 114 नंबर, तो मेरे पास छोटी करने की गुंजाइश है नहीं उसमें। आप देखोगे तो यूपीपीसीएल की कट ऑफ गई थी 200 में से 162 नंबर, अब मैं कैसे छोटा करूं जब कट ऑफ 80% जा रही है। तो इसलिए ऐसी गुंजाइश बची नहीं थी, इतनी बड़ी रहती है वो। और मैंने आपको कहा आप मॉड्यूल फर्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ लो, बाकी तो आपको आराम से सब समझ में आ जाएगा। मॉड्यूल फर्स्ट बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। फॉर्मूला बुक आपको मैं ही दे दूंगा।